students, welcome back to my channel. Today I will continue one chapter from history and civics, that is civics part, the president and the vice president. Actually, last time we got question in civics from prime minister part as well as Supreme Court. So we are hopeful that this time one long question will definitely come from the part president and vice president. Also one two short question as well as MCQ you will get. Okay. So the president of India. So president is the head of the executive and head of the state. Okay. Or in other words, the president is the executive head of the state. पूरा इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं तब ये हो प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट ऑल इन ऑल होते हैं. ही द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर, ये होते हैं प्रेसिडेंट, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स. हमारा जो नावल विंग, आर्मी, एयरफोर्स, वो तीन विंग का हेड होते हैं प्रेसिडेंट. ही इज द हेड ऑफ द स्टेट as well as the supreme commander of Indian armed force. Okay. Then the president of India has a tenure for 5 years. Actually he is elected indirectly. He not direct election is held for the president. So president is elected indirectly. He is the nominal head of the country. और डायरेक्ट इलेक्शन जैसे हम MLA MP को डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं तब प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्शन नहीं किया जाता, इसीलिए ही इज द नॉमिनल हेड. एक घर का जो ग्रैंडफादर जैसे होते हैं, प्रेसिडेंट का हाल वही होता है. जैसे फादर या पापा ग्रैंडफादर को सब चीज़ में तो पूछेगा, लेकिन पूछने पर अगर ग्रैंडफादर फर्स्ट टाइम पूछे पापा, ग्रैंडफादर मना किए, सेकंड टाइम पूछे ग्रैंडफादर फिर भी मना किए, लेकिन पापा वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे. तो यहाँ पे पापा का आसन लेते हैं प्राइम मिनिस्टर. तब प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये क्या करते, प्रेसिडेंट से हमेशा कोई चीज़ अगर प्रेसिडेंट को का एडवाइस, प्रेसिडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा हुआ, द प्रेसिडेंट टेक्स एडवाइस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये जो काम करेंगे प्रेसिडेंट से परमिशन तो लेके, लेकिन इनका एडवाइस से प्रेसिडेंट काम करेंगे, बिकॉज ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री. ओके. तब इनका कार्यकाल कितना साल होता है? 5 साल. So what are the qualification to the president of India? So he should be a citizen of India, citizen of the country. Second, he should have 35 years of age, minimum 35 years होना चाहिए. He should not hold any office of profit. Okay. और he should not be a pronounced offender or a sentenced criminal. इनका ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं रहना चाहिए. तब कोई प्रोफाउंडेड ऑफेंडर नहीं होना चाहिए. ओके. ही शुड नॉट हैव अनसाउंड माइंड. ओके. 35 साल होना चाहिए और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. ओके. The president is elected. Method of election. The president is elected indirectly
by an electoral college which consists of the elected members of all state legislative assemblies as well as the elected member of the union territory of NCT Delhi as well as Puducherry। तो अब जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जितने की पूरा सब प्रत्येक स्टेट का इलेक्टेड मेंबर एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एनसीटी दिल्ली और पुडुचेरी, ये दोनों का भी इलेक्टेड मेंबर इसमें भाग लेते हैं। ओके, एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, तब एमएलए एमपी, ये प्रत्येक स्टेट का एमएलए और एमपी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब बोथ हाउस का। थर्ड होता है खाली मेंबर्स ऑफ एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एज वेल एज द यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी। ओके, अच्छा, व्हाई द प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बिकॉज ही द सेरेमोनियल हेड और नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, but the real power lies in prime ministers and his council of ministers। मैंने कहा प्रेसिडेंट सेरेमोनियल हेड होते हैं या नॉमिनल हेड होते हैं, लेकिन एक्चुअल पावर लाइज ऑन द ओवर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज वेल एज हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, देन ये चीज़ का ऊपर थोड़ा ध्यान देना। तो अब इसके बाद द मेथड्स ऑफ इलेक्शन, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज which consists of elected member of the state legislative assemblies as well as the members of the elected members of the union territory Delhi as well as Puducherry, also the elected members of both house of the parliament by with the system of proportional representation, with the system of proportional representation by a single transferable voting system। okay, with the system of proportional representation by a single transferable voting system। okay, प्रेसिडेंट कैसे होते हैं, कैसे इलेक्शन होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन रहते हैं और कौन सा सिस्टम में, माने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोटिंग सिस्टम, ये चीज़ के बारे में मैं खाली थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। स्टेट का जनसंख्या के आधार पर लोगों का वोटिंग इसका मेंबर व एमएलए माने जो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, इनका पावर अलग होता है। जैसे उड़ीसा का कोई एमएलए का जो वोटिंग पावर जितना यूपी का अलग रहता है। ओके, तो अब ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए यूज होता है। ओके, कौन प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए जो प्रपोज एक कोई करते सेकेंडेड भी होता है। ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट विल हैव टू बी प्रपोज्ड बाय 50 मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। वो जो इलेक्टोरल कॉलेज में जो एमएलए और एमपी रहते उसी में प्रपोजल देते 50 मेंबर्स एंड सेकेंडेड बाय 50 मेंबर्स, ये याद रखना। अर्लियर इट वाज 10 प्रपोजर्स एंड 10 सेकेंडर्स, पहले 10-10 था, अभी 50-50 हो गया। ओके, देन इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मैं कहा द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज और हर ऑफिस बाय द 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट if he or she does not work in accordance with the Constitution of India। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड में वो कुछ भी काम किए, भले वो देश का सबसे ऊपर में होता है इनका पोजीशन, फिर भी इनको माने आउट भी किया जा सकता बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दैट प्रोसेस of removal of president from his post or office is called impeachment। okay, then powers of president, this part is very important for coming exam।
फर्स्ट होता है एग्जीक्यूटिव पावर। ओके, मैं तीन तीन पॉइंट, सब पावर का तीन तीन पॉइंट तुम लोग को समझा देता हूँ, ताकि तुम लोग, इफ यू विल गो थ्रू दिस देन यू विल बी बेनिफिटेड। फर्स्ट, एग्जीक्यूटिव पावर, जो कोई चीज़ संपादन होता है, कोई चीज़ को जो पालन किया जाता, प्रेसिडेंट क्या क्या पालन करते हैं, एग्जीक्यूट क्या 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 करते हैं, इसके बारे में। ही इज द नंबर वन, ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। ओके, number one, he is the executive head of the state. Okay, he can appoint the prime minister and his council of ministers, the governors of the states, lieutenant governors of union territories. Okay, then the judges of supreme court and high courts. बहुत सा पोस्ट ऐसे भी होता है, जैसे अटॉर्नी जनरल एंड और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब बहुत सा पोस्ट को ये अपॉइंटमेंट देते हैं। हम खाली लिख देंगे, ही कैन अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल मिनिस्टर, द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एक लंबा पॉइंट हो गया। फर्स्ट लिखे, ही द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ही कैन अपॉइंट the council of prime minister and the council of ministers, governor of the states, lieutenant governors of union territory, judges and chief justice of the supreme court and the high court। दो पॉइंट हो गया। then he administers the union territories and the border areas। union territory का हेड रहते हैं प्रेसिडेंट, he administers the union territories and border areas। ये हो गया एग्जीक्यूटिव पावर्स। देन लेजिस्लेटिव पावर। सो फर्स्ट पॉइंट, ही एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन के बाद एक जॉइंट सेशन होता है जो प्रेसिडेंट जिसमें स्पीच देते हैं। सो ही एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर जनरल इलेक्शन। वेरी गुड पॉइंट। देन he summons, prorogues or dissolves the Lok Sabha। He can summons, prorogue or dissolves the Lok Sabha। ओके, ये भी माने तो ये कर सकते, इनका स्पेशल पावर होता है, से कोई लोकसभा मेंबर के पास कुछ समन भेज सकते, प्रोरोग कर सकते, डिजोल्व भी लोकसभा को कर सकते, इफ ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड अगेंस्ट any member of Lok Sabha। Okay, then he nominate 12 member to राज्य सभा। राज्य सभा को जो कोई भी फील्ड में जो एक्सपर्ट होते हैं, इनसे 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। एक नॉमिनेशन इलेक्शन अलग होता है। नॉमिनेशन मतलब किसी को वो भेज सकते हैं इनका इच्छा के अनुसार। ओके, no bill can become a law without his permission। कोई भी बिल लॉ बन नहीं सकता प्रेसिडेंट के बिना परमिशन के बाद, परमिशन पर कोई भी बिल लॉ नहीं हो सकता। he issues ordinance when the parliament is not session। ओके, कभी कभी पार्लियामेंट जो सेशन में नहीं रहता, वहाँ पे कोई स्पेशल कोई इशू के ऊपर प्रेसिडेंट भी एक होता है ऑर्डिनेंस, एक स्पेशल लॉ इम्प्लीमेंट कर सकते, दैट इज ऑर्डिनेंस। ओके, तो ही कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ओके, देन लेजिस्लेटिव पावर कंप्लीट हो गया। देन फाइनेंशियल पावर, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विदाउट हिज प्योर असेंट। तब प्रत्येक बिल भी इनका बिना असेंट से कोई भी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन मनी बिल के लिए स्पेशल बात होता है भाई। प्रेसिडेंट बिना असेंट से नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ऑल्सो। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द प्योर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा, ही कैन एड्रेस, फर्स्ट होता है। सेकंड एक पॉइंट लिख दो, सहज पॉइंट, ही डिस्ट्रीब्यूट्स द शेयर्स ऑफ द इनकम टैक्स
रिसीव्ड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, जो इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करता, इसको कौन सा स्टेट को कितना देना है और सेंटर को कितना, सेंटर के पास कितना रखना है, ये इनका ऊपर डिपेंड करते हैं, ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, देन 2 पॉइंट हो गया था। थर्ड पॉइंट, ही कजेस द एनुअल बजट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। तो अब ये जो एनुअल बजट उपस्थापन होता है पार्लियामेंट में, तो विदाउट हिज प्योर एसेंट एनुअल बजट पार्लियामेंट में प्रत्येक साल जो उपस्थापन होता, इनका बिना एसेंट से वो उपस्थापित नहीं हो सकता। ओके, देन और एक रहा, दैट इज इमरजेंसी मिलिट्री पावर। ये भी इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियाज आर्म्ड फोर्स। वो जो 3 विंग का हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट होते हैं। ही अपॉइंट द चीफ्स ऑफ 3 विंग्स ऑफ आर्म्ड फोर्स। सो ही अपॉइंट द चीफ्स ऑफ 3 विंग्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स। 2 पॉइंट कंप्लीट। ही कैन डिक्लेयर वार और कंक्लूड पीस विथ ए फॉरेन पावर ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैंने कहा बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर से सलाह बिना लेते हुए वो प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर पाते। वो से किसी के साथ वार डिक्लेयर करेंगे या कहाँ पे पीस उपस्थापित होगा, ये सब चीज़ आप परामर्श लेने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, इसके बाद प्रेसिडेंट इसको क्या करते, चालू करते रखते, माने शुरू करते हैं। ओके, ये हो गया मिलिट्री पावर। देन इमरजेंसी पावर। ये इमरजेंसी पावर इसका ऊपर थोड़ा ध्यान देना। देन इमरजेंसी पावर क्या होता है? एन इमरजेंसी इज ए सडन और अनफोर्सीन सिचुएशन। एन इमरजेंसी इज ए सडन और अनफोर्सीन सिचुएशन डिमांडिंग इमीडिएट एक्शन। समझे? ये द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी। प्रेसिडेंट 3 प्रकार का इमरजेंसी माने ये कर सकते, डिक्लेयर कर सकते। इनका इमरजेंसी पावर का अंदर 3 प्रकार का आता है इमरजेंसी। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, 356 एंड 360 रेस्पेक्टिवली। ये याद रखना। तब जो 3 प्रकार के इमरजेंसी होता है, नेशनल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352, देन होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल स्टेट इमरजेंसी के लिए 356, देन फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कौन सा आर्टिकल? 360। ओके, देन नेशनल इमरजेंसी। द नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट इन द होल कंट्री और ए पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन केस ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। कहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन होता है बा एक्सटर्नल एग्रेशन होता है बा कहाँ पे वार चालू हो जाता, ये केस में स्टेट में कोई पर्टिकुलर एरिया में हो सकता या पूरा देश में भी नेशनल इमरजेंसी हो सकता। ओके, ये हो गया तुम्हारा नेशनल इमरजेंसी। ओके, सो नेशनल इमरजेंसी का अंदर ये याद रखना, नेशनल इमरजेंसी, ये जो सच प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। ये प्रोक्लेमेशन होने के लिए पार्लियामेंट में 1 मंथ के अंदर ये अप्रूव्ड होना चाहिए। सच एन इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड फॉर 6 मंथ एट ए टाइम। मतलब 6 महीना के लिए वो इम्पोज हो सकता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ बाय रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल्स। ओके, तो पार्लियामेंट अप्रूवल देता है, मतलब देने पर ये 6 मंथ ऐसे हो जाओ, मैंने बढ़ते हुए चला है तो चलेगा।
ओके, माने कैन बी, ये मैक्सिमम 6 मंथ तक होगा। सच इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड फॉर 6 मंथ। तो ये होता है, ये इट कैन बी 6 महीना के बाद, फिर पार्लियामेंट अप्रूवल देने के बाद फिर 6 मंथ, फिर 6 मंथ ऐसे होगा। देयर इज नो मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर सच इमरजेंसी, इसके लिए कोई मैक्सिमम ड्यूरेशन नहीं। 6 महीना के बाद, 6 महीना के बाद वो ऐसे बढ़ते हुए चलता रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट होता है स्टेट इमरजेंसी। ओके, स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल। दिस टाइप इमरजेंसी is proclaimed by the president when the president feels that there is failure of constitutional machinery in any state. If president feels that there is failure of constitutional machinery in any state, then he can impose state emergency, which is also known as president rule. Okay, then ये स्टेट इमरजेंसी के लिए such an emergency can be imposed for 6 months to a maximum period of 3 years. जैसे पहला था नेशनल इमरजेंसी, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, 6 महीना के बाद वो फिर नेक्स्ट बढ़ता जाएगा, ऐसे कुछ इसका टाइम लिमिट नहीं है वो। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 350 का 52 का अनुसार। लेकिन ये जो होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये होता है ना स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, दिस इज अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 356। ये भी मैंने 6 महीना के लिए, ये 3 साल इसका मैक्सिमम टाइम तक हो सकता है। ओके, विथ रिपीटेड पार्लियामेंटरी अप्रूवल ऑफ एवरी 6 मंथ। ओके, द इमरजेंसी नीड्स टू बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 3 years. दिस कैन बी अचीव्ड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज हैपेंड इन केस ऑफ पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। तब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर होगा तब जाके वो 3 साल के बाद भी बढ़ सकता है, जैसे पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। ओके, तो अब हम लोग का जैसे नेशनल इमरजेंसी में कोई टाइम लिमिट नहीं, ये 6 महीने के बाद ऐसे अप्रूवल के बाद बढ़ता जाएगा। लेकिन ये जो होता है स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, ये मैक्सिमम 6 महीने के बाद तो ये अप्रूवल होगा फिर बढ़ेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम लिमिट 3 साल। 3 साल के बाद अगर इसको चालू रहेगा तो अब वहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360। ओके, द फाइनेंशियल इमरजेंसी इज imposed by the president when he feels that there is a threat to the countries in माने फॉर इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर प्रेसिडेंट को महसूस हुआ देयर इज इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और होल कंट्री, ही कैन इम्पोज फाइन और प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी। such an emergency, this is according to article 360. Such an emergency must be approved by the parliament within 2 months by a simple majority. It has not been declared in India so far. ये अप्रूव्ड होना चाहिए, माने जैसे वो दोनों पहला दोनों था 6 मंथ का अंदर, ये 2 महीना के अंदर ये अप्रूव होना चाहिए, लेकिन आज तक तो इंडिया में प्रोक्लेम नहीं हुआ। तो अब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया। उसके बाद ओनली वन पावर रहा, दैट इज डिस्क्रेशनरी पावर। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। डिस्क्रेशनरी पावर क्या होता है? ये तो विवेक का ऊपर जो पावर डिपेंड करता है। ओके, ये जो डिस्क्रेशनरी पावर डिपेंड अपॉन द कंसाइंस। तो कौन सा केस में डिस्क्रेशनरी पावर प्रेसिडेंट यूज करते हैं? द प्रेसिडेंट में विथ होल्ड हिज एसेंट टू ए बिल और में सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउसेस इफ इट इज नॉट ए मनी बिल। एक मनी बिल होने पर तो ये जरूर भेजेंगे हाउस को रेकमेंड करके। अगर मनी बिल नहीं हुआ, ये पहले एक बिल इनके पास आया, फिर 14 डेज का अंदर इसको रिफंड दे दे, बोले ये ठीक ठाक मुझे नहीं लगता, लेकिन सेकेंड टाइम होगा तो इनको साइन करने के लिए इज कंपेल्ड। लेकिन ये जो कितना दिन इसको अपने पास होल्ड करके रख सकते, ये दिस इज हिज डिस्क्रेटरी पावर। कभी कभी एक ऑर्गेनाइजेशन का सपोज मैनेजर
जैसे इनका एम्प्लॉय को तनख्वाह देना चाहिए, इनके पास पैसा है लेकिन वो जानबूझकर 5 दिन 7 दिन ये होल्ड कर देते, बिकॉज ये इनका पावर होता है, इनका मर्जी होता है। जो विवेक या मर्जी ऊपर डिपेंड करता है उसे डिस्क्रेटरी पावर कहा जाता है। ओके, सो द प्रेसिडेंट में विथ होल्ड हिज एसेंट टू ए बिल और may send it back for recommendation reconsideration of the houses if it is not a money bill, सिर्फ money bill केस में। when no political party enjoys a absolute majority in the Lok Sabha, as we know राज्य सभा इज ए परमानेंट हाउस, तब इनके बारे में यहाँ नहीं हम कर सकते कुछ, ये कभी डिजल्व नहीं होता। लेकिन इनके सब लोकसभा when no party has absolute majority, then the president use his discretionary power for inviting the leader of the party और coalition parties to form the government। किसको बुलाएंगे इनका विवेक का ऊपर डिपेंड करता। सपोज 260 होता है माने एब्सोल्यूट मेजोरिटी, 260 किसी के पास 260 है और किसी के पास 250 है, तब ये हो सकता है और 250 वाले को भी बुला सकते, क्योंकि अगर इनको अगर बोध हुआ ये ताकतदार ज़्यादा होंगे तो पहला कैंडिडेट से, तो प्रेसिडेंट जिसको अच्छा सोचेंगे उसी को वो बुला सकते। इनके सब पे हैंगिंग गवर्नमेंट व्हेन नो पार्टी माने एंजॉय द एब्सोल्यूट मेजोरिटी, then the president is to enjoy implement his discretionary power to whom to invite for forming the government. Okay, then third point, then appointment of prime minister in case of sudden death of the incumbent। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो गया तब इसके बाद किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, देश को तो चलाना है ना, तब ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रेटरी पावर का ऊपर डिपेंड करता। ऐसे तुम देखो जब इंदिरा गांधी असैसिनेटेड हो गए थे 1984 में, उसी टाइम में माने द रूलिंग पार्टी was unable to meet immediately to elect a leader, तब इसके बाद फ्रेश इलेक्शन हुआ था। अगर वो कोई लीडर इलेक्ट तो बोले ये हमारा लीडर है, प्रेसिडेंट हो सकता है, इनको भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते थे, लेकिन उसी टाइम वो प्रेसिडेंट कोई कांग्रेस का कोई भी लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाए थे नहीं। फिर इसके बाद फ्रेश इलेक्शन हुआ ताकि राजीव गांधी फिर प्रेसिडेंट बहुमत में माने मोर देन एब्सोल्यूट मेजोरिटी वो फिर प्राइम मिनिस्टर हुए थे। 1984 का बात है। ओके, ये हो गया। देन नेक्स्ट और थोड़ा लिटिल बिट बचा, देन लिमिटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स पावर। द प्रेसिडेंट इज द टाइटुलर हेड of the country or a nominal head of the country and is bound by the constitution to accept the advice of the council of ministers. So according to our constitution, the president should work with accordance with the suggestion or advice of the council of ministers। उल्टा चीज होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर वो काम करते। ओके, समझे। द पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव ऑल प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। कोई भी इमरजेंसी होगा, प्रेसिडेंट भले इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे लेकिन पार्लियामेंट से अप्रूवल होने के बाद ही प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। सो देयर इज ऑल्सो सिस्टम ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट or the parliament can remove president from his office if he violates the constitution। if parliament feel the president is violating the rules of the constitution, then the parliament can remove the president from his post by the method of impeachment। so little bit बचा प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट। so हम लोग कहेंगे अभी हम लोग का वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। ओके, ये वाइस प्रेसिडेंट है द सेम क्वालिफिकेशन एज द प्रेसिडेंट।
सो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में थोड़ा सा अलग रहता है. द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय एनसीटी दिल्ली और पुडुचेरी का मेंबर काउंट नहीं किया जाता. द इलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ए सीक्रेट बैलेट with proportional representation and by means of a single transferable vote by इलेक्ट्रल कॉलेज. वहाँ इलेक्ट्रल कॉलेज जो अलग थे, माने स्टेट का भी मेंबर थे. यहाँ खाली बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, नहीं तो सब मेथड एक ही है. ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ए रिजोल्यूशन ऑफ द अपर हाउस passed by an effective majority and agreed by the Lok Sabha with a simple majority. तब ये क्या होता है, तब इनको अगर पोस्ट से हटाने के लिए सो ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय इफ ए स्पेशल रिजोल्यूशन टू द इफेक्ट इज पास्ड बाय इनिशिएटेड फर्स्ट बाय द राज्यसभा, देन इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द लोकसभा. Then functions and powers of the vice president. The vice president is the executive officio chairman of the Rajya Sabha. Okay. If the second point, he like the speaker in the Lok Sabha, he maintain law and order, discipline and decorum of the Rajya Sabha. If the office of the president falls vacant due to resignation or death or impeachment or for any other reason, then the vice president takes over the charge of the president. Okay. So बच्चों लगभग पूरा पोर्शन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का मैं कवर कर दिया. होप यू विल गो थ्रू दिस and will be benefited. Today this much. Thank you very much.